नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि क्लब हाउस में हर्षवर्धन मीटिंग बुलाता है, जहां पर हर्षद जिंदल, आकाश जिंदल, विक्की सहगल, जितेंद्र राणा और अंडरवर्ल्ड किंग मौजूद थे। हर कोई खामोश बैठा हुआ था और बस हर्षवर्धन को घूर रहा था, जैसे ही उनसे कुछ पूछना चाहते हो। लेकिन हर्षवर्धन गंभीर होकर बैठा था। जितेंद्र राणा, जो ऐसे शांति से नहीं बैठ सकता था, उसके मुंह से निकल गया, अब बात भी दो। अभी यहाँ इस तरह से क्यों बुलाया है और तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? बाकी सबकी नज़र भी इसी तरह कंफ्यूजन में हर्षवर्धन को घूर ही थी। दे से पूछना चाहते हो, इसके सवालों का जवाब दो। हर्षवर्धन बस एक ही लफ्ज में बोला, हथियार बॉर्डर पार कर चुके हैं। ये सुनते ही जो लोग अभी भी मजाकिया अंदाज में थे, वह तुरंत अपनी जगह पर स्थिर बैठ गए। विक्की सहगल बोल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, तुमने गलत इन्फॉर्मेशन निकाली है। आकाश जिंदल की आंखों में भी यही सवाल था, लेकिन वहां बैठा हर इंसान जानता था कि हर्षवर्धन कभी मजाक नहीं करता। इसीलिए हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में पूछता है, साफ साफ बताओ, बात क्या है? इतने गंभीर क्यों हो? तो हर्षवर्धन सबकी ओर देखकर पूरी सिचुएशन बता देता है कि किस तरह से उसके आदमियों को पता चला कि बहुत बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट बॉर्डर पार कर चुका है और देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। ये सुनकर सभी लोग गंभीर हो गए। तभी विक्की सहगल बोला, लेकिन इस बार अलग क्या है? आतंकवादी हमले तो पहले भी हुए हैं, हम आराम से उन्हें खोज सकते हैं। अब तक अगर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस हमले को रोकना आसान ही होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, इस बार सब कुछ अलग है। हर बार आतंकवादी हमले किसी न किसी संगठन से किसी को हत्याकांड के लिए तैयार करता है, या फिर उनके ही लोग आतंकवादी प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों ने हमारे ही देश के लोगों को चुना है। ये सुनते ही आकाश जिंदल गुस्से में अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि अपने ही देश से गद्दारी कर ले? उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तभी हर्षद जिंदल भी बोला, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। किसी को आतंकवादी हमले में हिस्सेदारी करने के लिए मनाना बहुत ज्यादा कठिन है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, हाँ, अगर उनके दिल में देश के लिए सम्मान नहीं है और वह देश के न्याय व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो ये बहुत आसान है। ये सुनकर तो हर कोई हर्षवर्धन को देखने लगा। तो हर्षवर्धन आगे बोला, इसे आम नागरिक स्लीपर सेल्स कहते हैं, जो देश के अंदर किसी दीमक की तरह है, जो हमारे देश को धीमे धीमे करके खोखला कर रहा है। हालांकि इन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये लोग कम भी नहीं होंगे। जब दिल में निराशा और द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनके लिए देशभक्ति जैसी चीज मायने नहीं रखती है। वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अरे लोग आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। न ही हम उसे खोज सकते हैं, न ही हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। वह आपका चाय वाला हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है, आपके ऑफिस में से कोई हो सकता है, या फिर आपकी सब्जी वाले, या फिर कोई हवाई जहाज में आपके पास बेहार इंसान। कोई भी इंसान जिसके दिल में गहरी नफरत बैठ चुकी है देश के लिए, वह इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हर्षवर्धन की पूरी बात सभी ने समझ ली थी और वह लोग जानते थे कि स्लीपर सेल कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो विक्की भी गंभीर आवाज में पूछता है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जितेंद्र राणा भी अब तक सीरियस हो चुका था। वह भले ही एक गुंडा था, लेकिन अपने देश से नफरत नहीं करता था और वह किसी भी देशद्रोही प्रवृत्ति में भाग नहीं लेता था। इसलिए वह भी बोल पड़ा, अगर इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें आगे की प्लानिंग भी पता होगी। ये सुन भी कर हर्षवर्धन गहरी आवाज में बोला, यही दिक्कत है, क्योंकि आतंकवादियों ने इस पर फुल प्रूफ प्लान बनाया है। जितनी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है उसी हिसाब से उन्होंने कई सारे ऑफिसर्स को रिश्वत दे दी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं और इस वजह से हम मिलिट्री, पुलिस या फिर नेवी को हम लोग इन्फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक कदम और वह लोग अलर्ट हो जाएंगे। पहले ही हथियार देश में आ चुके हैं, उन्हें बस ब्लास्ट करने की जरूरत है या फिर प्लान को अंजाम देने की जरूरत है। इसीलिए हमें वह जगह खोजनी होगी जहां जहां पर उन लोगों ने हमले की तैयारी की है। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम स्लीपर सेल्स को नहीं पहचान सकते, न ही हम उन्हें हथियारों को खोज पा रहे हैं।
जो देश में पहले ही आ चुके हैं। यहाँ तक कि हम हायर ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते। हमें बस अपने ही लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व यही है कि हमें उन सभी लोकेशन के बारे में पता चल जाए जहां ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर हर कोई समझ गया कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। वह लोग एक साथ बोले, ठीक है, हम अपने नेटवर्क को एक्टिव कर देते हैं, हम शाम को ही मीटिंग में वापस मिलेंगे। इतना बोलकर उन सभी ने अपने अपने सिक्योरिटी को इस बारे में पता करने को कहा और सारी चीजें काफी खुफिया तरीके से करने को कहा ताकि कि मामला बाहर ना आए। जिंदल विला में दूसरी ओर जिंदल विला में काफी गंभीर माहौल था। पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ तीनों भाई ही मौजूद नहीं थे, बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। और वहां पर घुटनों पर भवानी शेरगिल की बेटी सारा शेरगिल बैठी हुई थी। उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी थे और वह काफी दिन ऐसी हालत में थी और वह रो रो कर अरुणा जिंदल को रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज दादी मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती, वो लोग अच्छे नहीं हैं। और बाकी का परिवार बस उसे देख रहा था। दरअसल जब से ही भवानी शेरगिल की मौत हुई, इस बारे में उसके पति को पता चला तो उसने अपनी मिस्ट्रेस को अपने घर बुला लिया। हालांकि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, वह भी अरेस्ट हुआ था और बहुत मुश्किल से जेल से छूटा था। इस बीच उसे काफी पैसे खर्च करने पड़े, यहाँ तक कि भवानी शेरगिल जो उसे गलत काम करने के लिए लोग प्रोवाइड करती थी, वह भी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी वह अब तक सड़क पर नहीं आया था। उसकी कंपनी ठीक ठाक थी और वह अभी भी काफी अच्छे घर में रह रहा था, इसलिए उसकी मिस्ट्रेस उसके साथ रहने के लिए आ गई। और ऊपर से इसकी मिस्ट्रेस का पहले ही एक बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन सारा शेरगिल जितनी ही है और उसकी मिस्ट्रेस में घर में आकर ही सारा का जीना मुश्किल कर दिया। वह हर चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी और महंगी थी, वह सारी चीज सारा से छीन कर उसे नाजायज बेटे को दे दी गई। इसमें सारा के पिता भी बराबर साथ दे रहे थे। वैसे भी सारा के डैड किसी के सगे नहीं थे, उस बस पैसे और पावर से प्यार था। अगर कोई उसे बहुत सारा पैसा देकर यह कहता कि उसकी मिस्ट्रेस को छोड़ दे और उसके बेटे को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर दे, तो सारा के पिता उसे भी नहीं जीने देंगे। वह एक नंबर का लालची किस्म का इंसान था। सारा भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उन लोगों की बेशर्मी का सामना नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि कई सारी नौकरों को भी बदल दिया गया जो सारा के ऑर्डर मानते थे। अब तो नौकर भी सारा को पलटकर जवाब देने लगी थी। उसकी जिंदगी वहां पर काफी मिसरेबल थी और उसने अपना आखिरी बचाव करने के बारे में सोचा और वह तुरंत जिंदल हाउस आ गई। उसे इतना तो पता था कि पहले कोई ही उसका साथ ना दे, लेकिन अरुणा जिंदल का दिल उसके लिए जरूर पिघलेगा। आखिरकार इतने साल उसकी माँ अरुणा जिंदल की बेटी बन कर रही थी और उसके दिल में राज करती थी और सारा भी उसके दिल के काफी करीब थी। इसीलिए उसे यकीन था कि अरुणा जिंदल उसका साथ जरूर देगी और खुश करके जो कुछ भी शेरगिल परिवार के घर में उसके साथ हुआ, वह सब कुछ बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए अरुणा को बता दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी पर कुछ चोटों के निशान भी बनाए थे ताकि वह और ज्यादा दयनीय दिखे और अरुण जिंदल का दिल पिघल जाए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। क्या सारा वापस जिंदल परिवार में लौट जाएगी? और क्या होगा जब इस बारे में अनाया को पता चलेगा? और क्या हर्षवर्धन की मीटिंग होगी कामयाब? अब तक आप लोगों ने सुना कि सारा जिंदल हाउस में जाती है और सबके सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करके शेरगिल परिवार में वापस न लौटने के बारे में बताती है। उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ और अरुणा जिंदल के सामने बेचारी बनकर एक्टिंग करती है, जिस वजह से अरुणा जिंदल का दिल पिघल गया और वह सारा को नीचे से उठाते हुए अपने पास बिठाती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, सारा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी नातिन की तरह हो, तुम यहाँ रख सकती हो। वही उनकी बात सुनकर पूरा जिंदल परिवार की मुठिया कस गई। सच में अरुणा जिंदल बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। हालांकि हर किसी के ओपिनियन ऐसे नहीं थे। जैसे कि हर्षद की चाची साक्षी जिंदल और उनके पति पहले ही समझ चुके थे कि सारा एक नंबर की चालाक लड़की है। यहाँ तक कि मोहन जिंदल भी उसके कुछ इरादे तो समझ चुके थे। हालांकि इतने साल उसे अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करता हुआ देखकर उन्हें भी लगा कि सारा इतनी भी बुरी नहीं है, बस वह थोड़ी लालची है। लेकिन आरती जिंदल और उनके पति तो दिल से काफी नम्र किस्म के इंसान थे और उन्हें लगा कि सच में सारा के साथ अन्याय हुआ है और वह सारा को अच्छी जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए थे।
पहले ही भवानी शेरगिल के लिए उनके दिल में कोई भावना नहीं थी और वह तो अब तक उनसे नफरत भी करने लगी थी। लेकिन सारा के लिए ऐसा कुछ नहीं था। हर्षद जिंदल के दादाजी मोहन जिंदल अब तक खामोश होकर यह सारा तमाशा देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि सारा के इरादे क्या है। अरुणा जिंदल की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोले, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वैसे भी तुम शेरगिल परिवार की बेटी हो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। बाकी सबको भी यह बात सही लगी, लेकिन सारा फिर रोने का नाटक कर रही थी। उसने नफरत में अपनी मुठियां कस ली। वह मन ही मन बोली, ये बूढ़ा पिघल क्यों नहीं रहा है? पहले तो यह मुझे पोती पोती कहता रहता था, अब जब मुझे सच में जिंदल परिवार की सपोर्ट की जरूरत है तो यह इतने नखरे दिखा रहा है। अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं होती तो मैं उसे खुद अपने हाथों से मार देती। यही सोचते हुए वह आंसू भरी आवाज में बोली, नाना जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो कई सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ, आप ही मेरा परिवार है। और रही शेरगिल परिवार की बात, तो आप भी जानते हैं कि मेरे पापा मुझे रखना नहीं चाहते और मेरी सौतेली माँ तो मुझे कितना टॉर्चर करती है। इतना बोल वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी हर्षद की चाची साक्षी जिंदल गंभीर आवाज में बोली, अगर ऐसा कुछ है तो शेरगिल परिवार में और भी लोग हैं, तुम उनकी मदद ले सकती हो। तुम्हें जिंदल परिवार में आने की क्या जरूरत है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जिंदल परिवार तुम्हें अपनाएगा? तुम्हारी माँ ने इतने साल तक जिंदल परिवार को धोखा दिया, उसकी वजह से जिंदल परिवार की बायोलॉजिकल जैविक बेटी घर से दूर रही। उसने इतनी स्ट्रगल की, यहाँ तक कि उसने आखिरी सांस लेते हुए भी हम देख नहीं पाए। उसके बदले तुम्हारी माँ उसके बदले की सारी लग्जरी जिंदगी जी रही थी। यहाँ तक कि उसने कई साजिशें करी, मेरे बच्चों को भी मारने की कोशिश की, परिवार में भी हर वक्त क्लेश करवाया, जैसे जिंदल परिवार कोई शतरंज की बिसात हो और जो कोई भी चाहे उसे जैसे चाहे वैसे चला सकता है और परिवार के लोग उसके मोहरे जिसे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। और अब तुम आकर कह रही हो कि हम वह सब कुछ भूलकर तुम्हारी मदद करें। ये सुनकर तो पूरा जिंदल परिवार की आंखों में नफरत आ गई। इस बार तो अरुणा जिंदल भी कुछ कम नहीं थी। जाहिर सी बात है, अरुणा जिंदल कितने भी दिमाग हो, कुछ भी कहे, लेकिन उसकी बॉटम लाइट उसकी सगी बेटी थी। वह जितना अपनी सगी खोई हुई बेटी से प्यार करती थी, उतना तो शायद इतने सालों में अपने खुद के बेटों से भी नहीं कर पाई। इसीलिए जैसे ही अपनी खोई हुई बेटी का ख्याल अपने जहन में आया, वह सब कुछ भूल गई और वह तुरंत वहां से खड़ी होकर अंदर चली गई, अपनी बेटी की यादों में। वही सारा अब तक नफरत से साक्षी जिंदल को घूर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में पानी था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अरुणा चिंतन पहले ही जा चुकी है। जैसे ही उसने ये देख वो तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोली, नानी माँ प्लीज आप मुझे मत छोड़िए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे शेरगिल परिवार में मत भेजिए। और शेरगिल दादाजी ने पहले ही मेरे पिता से रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब मेरे पिता को किसी का भी खौफ नहीं है, वह मुझे नहीं जीने देंगे, प्लीज आप मेरे साथ रहिए। लेकिन अरुणा जिंदल तो अपनी बेटी के ख्यालों में ही खोई हुई थी और तुरंत अंदर चली गई। तभी मोहन जिंदल भी गंभीर आवाज में बोले, साक्षी बहू बिल्कुल सही कहा है, हम तुम्हें यह नहीं रख सकते। अगर हमने तुम्हें यहाँ रख लिया तो वह हमारे बच्चों के लिए नाइंसाफी होगी। इतने साल उन्होंने इतना सफ़र किया, इतनी सारी चीज़ों का सामना किया, वह सब कुछ एक मजाक बन जाएगा। लेकिन सारा तो पूरी ढीठ बनी हुई थी, वह अभी भी माफ़ी मांग रही थी। तभी मोहन जिंदल के भाई अमरेंद्र जिंदल जो अभी अभी बाहर से अंदर आए थे, उन्होंने ये तमाशा देखा। वो अपनी रौबदार आवाज में बोले, मोहन इस लड़की को रख लो, वैसे भी इतने साल तुमने उसे पाला है, इस तरह से उसे बाहर निकाल देना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी वो बस एक लड़की है, शादी करके चली जाएगी, कुछ वक्त की बात है। मोहन जिंदल जो कभी अपने भाई की बात नहीं काटते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था, क्योंकि बात अपने बच्चों की सेफ्टी की थी। वह किसी को भी इस घर में रहने नहीं देना चाहते थे और ऐसा नहीं था कि उनके पास अपने बच्चों की कमी थी। इसलिए जो हमारे परिवार के साथ किया वह ठीक नहीं है, और जब भी हम उसका चेहरा देखेंगे इसकी माँ की हुई धोखे हमें याद आएंगे। लेकिन अमरेंद्र जिंदल उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। वह इधर उधर अपनी नज़रें चुराते हैं, फिर थोड़े कठोर लहजे में बोले, अब तुम हमसे भी जबान लड़ाओगे और हमारा भी मान नहीं रखोगे। ये सुनकर मोहन जिंदल को बुरा लगा, क्योंकि वह कभी अपने भाई की बात नहीं काटते थे, लेकिन इस बार उनका दिल नहीं कर रहा था कि वह उनकी बात माने।
तभी साक्षी जिंदल, जिसे ये तमाशा बर्दाश्त नहीं था, वह अपने पति को कुछ इशारा करती है। उनके पति भी तुरंत उसके पास झुकते हैं, तो थोड़ा झुककर वो उनके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर धीरज जिंदल अपने पिता की ओर देखकर बोला, डेट ठीक है, अगर अमरेंद्र अंकल ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। वही यह सुनकर सारा के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे उसकी कोई प्लानिंग कामयाब हो गई हो। वही बाकी का परिवार थोड़ा परेशान था, लेकिन अमरेंद्र जिंदल के चेहरे पर भी एक घमंड भरा सुकून था, जैसे कि उसके आगे किसी की नहीं चलती, और वह जैसा कहेंगे वैसा जिंदल परिवार को करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी धीरज जिंदल की बात सुनकर उनका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि धीरज जिंदल गंभीर आवाज में बोला, डेड, वैसे भी सारा का हमसे कोई खून का रिश्ता तो ही नहीं है। इसका सबसे ज्यादा अगर किसी से रिश्ता है तो वह बटल से ही है। आखिरकार भवानी उसी की बेटी थी, तो सारा जिंदल विला में नहीं लेकिन बटल के साथ रहेगी। उनकी नातिन बनकर उसका जिंदल परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। वहां पर वह सेफ भी रहेगी और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और हमें भी उसे देखकर कोई असहज महसूस नहीं होगा। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन सारा को तो खून खोल गया। आखिरकार वह नौकरों के कमरे में क्यों रहेगी? उसकी नजरों में तो बटलर और उसकी बीवी नौकर ही थे। उसने कभी उन दोनों को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, और आज जिंदल परिवार की यह लोग उसे उनके साथ रख रहे थे। उसका खून खौल रहा था। वही चेहरा तो अमरेंद्र जिंदल का भी काला पड़ गया था। आखिरकार पहली बार ऐसा हुआ था कि जिंदल परिवार में किसी ने उसकी बात काटी थी। यहाँ तक कि उसकी बात रखने का नाटक करते हुए उन लोगों ने अमरेंद्र जिंदल के चेहरे पर ही तमाचा लगा दिया, जैसे कह रहे हो, जो इंसान तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वह हमारे लिए किसी नौकर से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। लेकिन वह इस बार बहस नहीं करना चाहते थे। वैसे भी उसके पास बहुत सारे काम थे निपटाने के लिए। वह तुरंत गुस्से में अंदर चले हुए। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारा अभी भी वहां बैठी हुई थी। वह रोते हुए बोली, नाना जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी नाती हूँ, आप मुझे किसी और के पास कैसे छोड़ सकते हैं? ये सुनकर साक्षी जिंदल गुस्से में बोली, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हमारी नातिन अनाया है। तुम उस इंसान की बेटी हो जिसने इतने साल जिंदल परिवार में साजिशें रची। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम तुम्हें अभी भी जिंदल विला के आसपास भटकने दे रहे हैं। वैसे भी तुम जिंदल परिवार की नजदीकी रहने वाली हो, इसलिए इस तरह से तमाशा करना बंद करो। और अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो। तुम्हारा अपना परिवार है, वह भी कोई आम परिवार नहीं है। ये सुनकर सारा दिल का खून खौल गया था, लेकिन वह जिंदल परिवार से जाना नहीं चाहती थी। उसे परिवार से बहुत सारे काम निकलवाना था, इसीलिए वो गहरी सांस लेकर रह गई और रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, जैसा आप लोग कहे, वैसे भी अब आप मुझे अपना नहीं मानते तो मैं बटलर नाना के साथ ही रहूंगी। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे जिंदल परिवार उस पर कितना अत्याचार कर रहा हो। क्या सारा अपनी चाल में होगी कामयाब? क्या आगे भी जिंदल परिवार पर सारा करेगी कोई साजिश? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।